Now we'll start with a very easy topic, theory of constraints. This is very much linked to what we do in limiting factors, जो हम मार्जिनल में कर चुके हैं ऑलरेडी. रैंकिंग्स वगैरह देना, उसके बेसिस पे एलोकेशन करना, बस वही करना है यहाँ पर हमें. उसी के लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया है. We have two terms, one is constraint and the other is bottleneck. Constraint and bottleneck. नॉर्मली हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. इनफैक्ट ज्यादा जनरली हम कॉन्स्ट्रेंट वर्ड यूज करते हैं रादर देन यूजिंग बॉटलनेक्स. वी यूज द वर्ड कॉन्स्ट्रेंट और लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर. एक्चुअली जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर या की कॉन्स्ट्रेंट समझते हैं, दैट इज अ बॉटलनेक. हम लिमिटिंग फैक्टर से व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द रिसोर्सेज विच हैव लेस अवेलेबिलिटी एंड मोर रिक्वायरमेंट. जहां पर अवेलेबिलिटी कम होता है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, उनको हम की फैक्टर्स या फिर बॉटलनेक्स का नाम देते हैं. हम जनरली इनको कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो दे आर बॉटलनेक्स. इनका बेसिक टर्म इज बॉटलनेक. बॉटलनेक मतलब जिस भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. देन व्हाट इज कॉन्स्ट्रेंट? कॉन्स्ट्रेंट इज बेसिक इंग्लिश मीनिंग एनीथिंग विच कैन मेक योर टास्क डिफिकल्ट. कोई भी चीज जो आपके काम को डिफिकल्ट बनाता है, जो उस आपके टारगेट को अचीव करने में हर्डल बनता है, वो सब कुछ कॉन्स्ट्रेंट. इट्स नॉट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग. मान लीजिए आपका सपोज देयर इज अ मशीनरी ब्रेकडाउन. दैट मशीनरी ब्रेकडाउन हैज बीन एन ऑब्स्टिकल इन योर परफॉर्मेंस. आप टाइमली अपने टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पाए बिकॉज आपकी मशीन ब्रेकडाउन हो गई. तो मशीनरी ब्रेकडाउन में रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट का कोई फंडा नहीं आया, but even then it has made your task difficult. It's a constraint. मान लो कोई कस्टमर है जिसका डिलीवरी शेड्यूल बहुत टाइट है. अगर आपने टाइमली डिलीवरी नहीं की तो इट विल चार्ज यू हेवी पेनल्टीज. ऐसा कोई कस्टमर है हमारा. अगेन इट्स मेकिंग योर वर्क डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कि अचीव नहीं कर सकते, हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्टी होती है. इट्स नॉट इजी फॉर अस टू अचीव. वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्पेसिफिक विथ अवर प्रोडक्शन शेड्यूल. इतना आज प्रोड्यूस करना है तो करना ही है, अदरवाइज हमें पेनल्टीज लग जाती हैं. थोड़ा भी उसमें हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. दैट इज अगेन अ कॉन्स्ट्रेंट. कोई कस्टमर है जिसको जो क्वालिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी. अगर कोई भी डिफेक्टिव निकलता है तो वो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करता है, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है. अगेन इट्स मेकिंग योर वर्क डिफिकल्ट. दैट इज अ constraint. Anything which makes your work difficult, which makes difficult for you to achieve your targets is a constraint. Bottlenecks are always constraint. Bottleneck है मतलब resources का availability कम है, requirement ज्यादा है. ये हमेशा आपके लिए hurdle बनता ही है, हमेशा आपके target achieve करने में ये difficulty पैदा करता ही है. So this will always be a constraint. All the bottlenecks are always constraint, but it's not necessary that all constraints are bottleneck. सारे constraint bottleneck नहीं होते, लेकिन सारे bottlenecks constraints होते हैं. Then we have a term throughput, जिसको हम turnover बोलते हैं, उसी को यहाँ पर बोला गया है throughput. Rate of conversion of raw material into sales. Raw material से जब तक हमने sales पे conversion किया, रॉ मटेरियल लिया, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करी, WIP बना, फिनिश गुड्स बना, फाइनली हमने सेल किया. ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है? रेट ऑफ कन्वर्जन 2 दिन में कन्वर्ट हो रहा है, 1 हफ्ते में कन्वर्ट हो रहा है. आज रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड सेल्स 10 दिन के बाद हुई. दैट इज द थ्रूपुट रेट.
टर्नओवर, कितना टाइम पीरियड लग रहा है हमें कन्वर्जन में फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सेल्स, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रूपुट. देन वी हैव a term associated which is called as throughput contribution. Throughput contribution. You know what is contribution? Selling price minus variable cost. जब throughput contribution की बात की है तो throughput is raw material to sales का conversion of raw material to sales. The throughput contribution is only sales minus raw material, not the other variable cost. Normal contribution में सारे variable cost हम less करते हैं. Throughput contribution मतलब ये जो पूरा process है आपने इसमें क्या earn किया, raw material से sales में जो आपने convert किया उसमें what all you have earned, कितना आपको मिला. तो raw material था आपके पास, जब था तो raw material था, फिर आपने conversion शुरू किया, फाइनली आपने सेल किया. 20 रुपए का रॉ मटेरियल था, फाइनली यू हैव सोल्ड इट इन 200 रुपीज. सो यू हैव अर्न्ड अ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन. इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड आपने रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज 180. कन्वर्जन से रिलेटेड आपको 180 रुपीज मिला है. दैट इज द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन. केवल रॉ मटेरियल यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं. ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स है इसको 3 फैक्टर्स पे डिवाइड किया गया है. इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं. दे विल गिव यू एग्जांपल्स एंड दे विल आस्क यू आप इनको इन 3 में से कौन से फैक्टर में क्लासिफाई करते हो. द फर्स्ट फैक्टर इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, द सेकंड फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री, एंड द थर्ड फैक्टर इज अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये हमने देखा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन. इसके अंदर सिर्फ सेल्स और रॉ मटेरियल आता है, उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर कंसिडर नहीं होता. इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री. इन्वेस्टमेंट मतलब ऑल ओवर फिक्स्ड एसेट्स, जहां पर भी हमने इन्वेस्ट करा है. वेर एवर वी हैव स्पेंट मनी फॉर लॉन्ग टर्म यूज, वो हमारे इन्वेस्टमेंट. हमने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने कॉस्ट इनकर किया, अगेन दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म्स बट इन कॉस्टिंग टर्म्स हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से करते हैं ताकि फ्यूचर में उससे कुछ बेनिफिट्स हमें मिल पाए. ऑल दीज विल बी इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, सॉरी नॉट रॉ मटेरियल तो इधर आ गया. इसके अलावा बाकी की इन्वेंट्री दैट इज WIP, फिनिश गुड्स. इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है WIP, फिनिश गुड्स और बाकी के सारे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, R&D एटसेट्रा. ये सब कुछ इस कैटेगरी में आता है. आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? यू विल बी गिवन मेनी आइटम्स. 4-5 आपको आइटम दिए जाएंगे. सेल्स, मशीनरी परचेज, देन सैलरीज पेड, ऐसे 4-5 चीजें दी जाएंगी. एंड यू विल बी आस्क्ड टू क्लासिफाई देम ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कांस्टेंट. सेल्स या रॉ मटेरियल है तो इधर जाएगा, WIP फिनिश गुड्स या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट है तो इधर जाएगा. और इनके अलावा अगर कुछ भी है जहां पर भी आपने कॉस्ट स्पेंड किया है, आपने कहीं कॉस्ट इनकर किया है, वो सब कुछ अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी पे किया, टेलीफोन पे किया, सैलरी पे किया, जो भी इधर नहीं आ रहा है विच इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, इसके ऊपर सिर्फ एक ये थ्योरी क्वेश्चन आता है. आफ्टर दिस वी हैव अ टॉपिक ऑफ मैनेजिंग बॉटलनेक रिसोर्सेज. मैनेजिंग बॉटलनेक रिसोर्सेज which is just what we have already done, जो हम रैंकिंग्स वगैरह करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के बेसिस पे. सिर्फ यहाँ पर तरीका थोड़ा सा बदल जाता है. अगर स्पेसिफिकली आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग से आपको अगर करना हो तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके रैंकिंग्स करते हैं. सी द स्टेप्स मैनेजिंग बॉटलनेक रिसोर्सेज. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई सिस्टम बॉटलनेक्स. कौन से वो रिसोर्सेज है जहां पर अवेलेबिलिटी कम है
रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पहले तो आप वो आइडेंटिफाई करो। बॉटलनेक्स है क्या? देयर कैन बी मेनी रिसोर्सेज, सारे बॉटलनेक नहीं होंगे, उनमें से कुछ बॉटलनेक होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट हमारी कम है। सो आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक्स। Bottleneck factor is the department or resource with highest throughput accounting ratio. Now this is again a new term, throughput accounting ratio. TOC के सारे questions इसी के basis पे होते हैं, throughput accounting ratio. What is this ratio? It's just the ratio between these two. जो TA ratio है वो availability और requirement का ratio है. Throughput accounting ratio is nothing but resource requirement कितना हमें चाहिए इस टू कितना हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, मतलब ये रेशियो 1 से ज्यादा है, इफ दिस रेशियो इज मोर देन 1, तभी ये बॉटलनेक होता है। अगर 1 से कम है तो ये बॉटलनेक नहीं होता। 1 से कम मतलब रिक्वायरमेंट कम है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ओनली देन दिस रेशियो विल बी लेस देन 1। 1 से ज्यादा होगा तभी हम बोल सकते हैं कि दिस कैन अफेक्ट अवर प्रोडक्शन डिसीजंस, ये बॉटलनेक्स है। सो देयर कैन बी मेनी रिसोर्सेज विच कैन बी बॉटलनेक्स। कई रिसोर्सेज होंगे जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, जिनका टीए रेशियो 1 से ज्यादा होगा। आउट ऑफ दोज we select the one with the highest TA ratio. हम उस रिसोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कई रिसोर्सेज दिए होंगे, सबका TA रेशियो निकालेंगे, देन वी विल सिलेक्ट द वन विथ हाईएस्ट TA रेशियो। जो हाईएस्ट TA रेशियो है मतलब उसमें रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के बीच का गैप सबसे ज्यादा है। रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी में जो गैप है, जो डिफरेंस है, दैट इज द हाईएस्ट, जिसका TA रेशियो सबसे ज्यादा होगा। ओके हम उसको अपना फाइनल बॉटलनेक बोलेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम रैंकिंग्स देंगे और अलोकेशन करेंगे। मतलब डिफरेंट स्टेप केवल यही है, टीए रेशियो कैलकुलेट करना और हाईएस्ट टीए रेशियो वाला बॉटलनेक चूज करना। बाकी सब सेम ही है जैसा हम मार्जिनल में करते हैं। देखो सेकेंड, ensure full utilization of bottleneck activity and decide based on bottleneck activity the optimum mix of products to be produced. इसमें से सारे टीए रेशियोज आप निकाल लोगे, जितनी भी एक्टिविटीज है उनमें जो हाईएस्ट है वो आपका बॉटलनेक होगा। उस बॉटलनेक एक्टिविटी का फुल यूटिलाइजेशन हमें इंश्योर करना है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो किस तरह से करते हैं? जैसा आप नॉर्मली करते हो, यू विल फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ दैट एक्टिविटी, contribution per hour of that particular department, उसके basis पे you will give rankings and then you will allocate the hours available of that department. Then determine the production schedule of non-bottleneck activities in line with the optimum production plan. जो सेकेंड में आपने bottleneck activity के basis पे production plan decide किया, अब बोला गया है उस plan के accordingly आप non-bottleneck activities को भी allocate कर दो। मान लीजिए हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे, ए बी सी। आउट ऑफ दीज डिपार्टमेंट बी का टीए रेशियो सबसे ज्यादा आया, तो हमने डिपार्टमेंट बी के आवर्स के कंट्रीब्यूशन पर आवर के बेसिस पे रैंकिंग दी, उसके बेसिस पे हमने इसके आवर्स को अलोकेट कर दिया और फिर हमने प्रोडक्शन निकाल लिया कि हमें किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने हैं। अब वो फिक्स हो गया प्रोडक्शन शेड्यूल। उस प्रोडक्शन शेड्यूल के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट सी के आवर्स भी निकालोगे। आपके 2 प्रोडक्ट हैं, सपोज 1 and 2। प्रोडक्ट ए के आप प्रोडक्ट 1 के आए आपके 100 यूनिट्स बनाने, 2 के आया कि 50 यूनिट्स बनाने हैं। तो आप देखो डिपार्टमेंट ए में 1 बनाने में सपोज इट टेक्स 1 आवर पर यूनिट, मतलब 100 आवर्स लग जाएंगे। 2 बनाने में सपोज इट टेक्स 4 आवर्स पर यूनिट और आपने 50 का ऑलरेडी प्रोडक्शन डिसाइड कर लिया है बेस्ड ऑन बी, तो आपको यहाँ पर 200 आवर्स अलोकेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मतलब डिसीजन इसके ऊपर बेस्ड होगा, उसके बाद हम निकालेंगे कि उस प्रोडक्शन शेड्यूल में इन दोनों के कितने घंटे लग रहे हैं। फोर्थ,
Continuous efforts on removing the bottleneck or increasing their capacity by replacing the bottleneck machine or providing additional training to slow workers or modifying design of product to simpler one. फोर्थ में बोला गया है, ये तो हो गया, इस फॉर द टाइम बिंग तो आपने प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड कर लिया. अब आपको हमेशा स्टेबल नहीं रहना है ना, यू हैव टू इम्प्रूव. तो कंटिन्यूसली डू एफर्ट्स की ये जो बॉटलनेक रिसोर्स है इसकी हम किसी तरह से या तो रिक्वायरमेंट कम कर सके या अवेलेबिलिटी बढ़ा सके. अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? आप कोई नई मशीन अगर इम्प्रूव्ड वर्जन मिलता है वो एक्वायर कर लो, या फिर आपके अगर लेबर्स है, लेबर आवर्स है, सपोज आपका बॉटलनेक लेबर आवर्स, तो आप वर्कर्स को और ज्यादा ट्रेन करो ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सके. somehow you try to reduce or remove this bottleneck. वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो चलता रहेगा. ओके, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं है इसमें. रीड क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1, Vikram Limited produces 4 products using 3 different machines. Machine capacity is limited to 3000 hours for each machine. 3 machines पे प्रोडक्शन होता है. तीन मशीन्स पे प्रोडक्शन होता है और तीनों की कैपेसिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3000 आवर्स. इसके बाद हमें चारों प्रोडक्ट का डिटेल दिया है. कंट्रीब्यूशन विच इज सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल. आपको ये देख के ही समझ जाना चाहिए केवल मटेरियल लेस किया है मतलब दिस कैन बी ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है शायद. ये नॉर्मली क्वेश्चन में अगर जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं बोला जाएगा ना, थ्रूपुट वर्ड या बॉटलनेक वर्ड या थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट वर्ड, टीओसी, ऐसा कुछ नहीं दिया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमें करना कैसे है, क्योंकि आप तो मार्जिनल में भी वैसे ही करते हो. ओके, तो आपको आइडेंटिफाई इन वर्ड्स के बेसिस पे करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे इंडिकेशंस के बेसिस पे करना पड़ेगा कि यू हैव टू अप्लाई टीए रेशियो वाला स्टेप्स. नाउ कंट्रीब्यूशन, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन इज गिवन. इसके बाद मशीन आवर्स दिए, मशीन आवर्स पर यूनिट for all the 3 machines. Then it's given estimated demand. From the above information, you are required to identify the bottleneck activity and allocate the machine time. जैसे ही बोल दिया bottleneck activity के basis पे करना है, मतलब TA ratio वाली हमें steps लगानी है. So first thing which we have to do is हमें find करना है इसमें resources requirement कितनी, क्योंकि availability तो दी है. We have 3000 hours available for all the 3 machines. So now we'll have to find out the resource requirement. तो A, B, C, D and total. Demand is given as 200 units for all the products. मशीन A के हमें दिए हुए हैं hours per unit 10, 6, 2, 1. So we can find total hours. 200 यूनिट्स बनाने में लगेंगे 2000, देन यहाँ पर लगेंगे 1200, 400 एंड 200. इसका मतलब मशीन ए के हमें टोटल कितने आवर्स चाहिए, मशीन 1 के 2000 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 200, 3800. दिस इज द टोटल रिक्वायरमेंट. ये हो गया हमारा टोटल रिक्वायरमेंट. हम यहीं पर ही टीए रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Total requirement divided by total availability which is already given as 3000. Availability given है सभी की, तो यहीं पर ही TA ratio फाइंड कर लो. 3800 डिवाइड बाय 3000, 126.67%. Then machine 2, again hours per unit are given as 10, 9, 3, 1.5. So total hours will be 2000, 1800, 600 and 300. Total requirement shall be 4700. What will be the TA ratio? 156.61%. 67, okay. Similarly for machine 3,
hours per unit are 10, 3, 1 and 0.5. So total hours will be 2000, 600, 200 and 100. That is 2900. 2900 divided by 3000, 96. 96.67%. ये तो एक्चुअली कोई कांस्टेंट है ही नहीं, अवेलेबल है हमारे पास 3000, रिक्वायरमेंट केवल 2900 की है. ये दो कांस्टेंट है, उसमें भी हाईएस्ट ये रेशियो इसका है. सो दिस विल बी सिलेक्टेड एज द bottleneck. मशीन 2 के आज आर द bottleneck रिसोर्स. क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से बोला है, तो यू विल राइट अ लाइन, bottleneck एक्टिविटी इज मशीन 2. इसके बाद अब हमें मशीन 2 के आज के बेसिस पे अलोकेशन करना है, एंड वी हैव टू फाइंड दी प्रोडक्शन. सो A, B, C and D and the total machine 2 हमें आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं 10, 9, 3 एंड 1.5, और हमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन विच इज 1500, 1200, 1000 and 600. So we will find contribution per hour जैसा हम हमेशा करते हैं. Contribution per hour of machine 2 150, 333.33, 400. What about this? 133. यही है कंट्रीब्यूशन पर आवर. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया. इतने घंटे लगेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल रैंक दी प्रोडक्ट्स. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डी दे रहा है, फर्स्ट रैंक, देन सी, then A and then finally B. Now we will allocate the hours. Allocation of machine 2 hours. मशीन 2 के हमारे पास टोटल अवेलेबल है 3000 आवर्स. पहला अलोकेशन हमें करना है डी में. डी में कितनी रिक्वायरमेंट है तो हम निकाल चुके हैं. डी में मशीन 2 के 300 आवर्स की रिक्वायरमेंट है. सो आउट ऑफ दीज 3000, 300 hours will be allocated to D. Second allocation is to be done to C. C में चाहिए हमें 600 hours. 600 hours इधर allocate हो जाएंगे. 3000 में से हमने 900 allocate कर दिए, 2100 अभी भी बचा है. We'll allocate next to A. A में 2000 hours allocate किए जा सकते हैं. बाकी का जो बैलेंस 100 बचा वो B में allocate हो जाएगा. ऐसा ही करते आ रहे हैं हम बचपन से. So based on this allocation, now we will find the production. मशीन ए प्रोडक्ट ए पे हमने अलोकेट किए 2000 आवर्स. एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो 200 यूनिट्स इसके बन जाएंगे. बी में अलोकेट किए 100 आवर्स. 1 यूनिट इज टेकिंग 9 आवर्स, मतलब यहाँ पर अराउंड 11 यूनिट्स बन पाएंगे. 11.11 और 11 और व्हाटएवर, राउंड ऑफ करके 11. इन दोनों में पूरी क्वांटिटी हम बना पाएंगे, विच विल बी 200 एंड 200. दिस विल बी द प्रोडक्शन शेड्यूल. हमने बॉटलनेक के बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूल निकाला. अब इस प्रोडक्शन शेड्यूल के बेसिस पे नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे. देन वी विल हैव मशीन 1 के आवर्स. तो मशीन 1 में 200 यूनिट्स अगर बनते हैं तो 2000 आवर्स इधर लगेंगे. बी में एक यूनिट बनाने में 6 आवर्स लग रहे हैं. फॉर 11 यूनिट्स वी विल टेक 66 आवर्स. सी का पर यूनिट 2 आवर्स लग रहा है, सो 400 आवर्स. एंड डी में 200 आवर्स. टोटल हुआ 2666. अवेलेबल था 3000. 2666 आवर्स में ही हमारा ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. देन मशीन 3.
मशीन 3 के भी आज पर यूनिट दिए हुए हैं, ये प्रोडक्शन शेड्यूल हो गया, सिंपली मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेंगे, कितने घंटे लगेंगे मशीन 3 के। 200 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो 2000 आवर्स यहाँ पर लगेंगे। 11 यूनिट्स बनाने हैं, पर यूनिट वी आर टेकिंग 3 आवर्स, 33 आवर्स विल बी अलोकेटेड। सिमिलरली फॉर दिस 200 एंड फॉर दिस 100, टोटल 2333 आवर्स में हमारा काम हो जाएगा। As simple as this.